पाकिस्तान की सियासत में तहलगोई की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तहलका.com ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की तब्दीली के बाद जो रंग है उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद एहतजाज होंगे। उन एहतजाजों की कैफियत सड़कों पर आपको नज़र आएगी। जुनैद अकबर ख़ान साहब, जिनको अब अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करके कमान दे दी गई है खैबर पख्तूनख्वा की जमात की, उनका मानना ये है कि अब फैसले सड़कों पर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले भी सड़कों पर आकर हंगामा किया। इस मरतबा वो कहते हैं कि हंगामा होम्योपैथिक नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना यह है कि होम्योपैथिक लीडरशिप को हमने साइड लाइन कर देना है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के हाथ से पार्टी की सदारत तो गई, लेकिन अब सूबे की कमान के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बुशरा की सियासत सर चढ़ कर बोल रही है और बुशरा ने अली अमीन गंडापुर को पलटा कर रख दिया है। क्या आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाएगा बतौर चीफ मिनिस्टर? अगर ऐसा हुआ तो फिर अली अमीन गंडापुर की जगह कौन आएगा? और अगर अली अमीन गंडापुर अपनी जगह पर डट गए और उनको किसी तरफ से सपोर्ट मिल गई तो क्या पार्टी का हाल होगा? इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में, लेकिन हम आपको ये भी साथ बता दें कि बड़ी खबर इसके अलावा ये भी है कि मलिक रियाज पर सख्त हाथ डालने का जो फैसला था, अब उसकी अमली शक्ल आपके सामने आ रही है। अखबारी खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नैब ने यह फैसला कर लिया है कि वो यूएई की अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता करेगी और मलिक रियाज को और उसके बेटे को पाकिस्तान लाने की बाकायदा कोशिश की जाएगी। नैब इसके अंदर कलीदी किरदार अदा करेगा, लेकिन जो प्रोसीजर है किसी भी शख्स को, मुलजिम को या मुजरिम को किसी दूसरे मुल्क से जिनके साथ हमारा बाकायदा मुआहदा मौजूद है वापस लाने का, वो ज़रा पेचीदा है। मलिक रियाज की मुमकिना गिरफ्तारी या एक्स्ट्रेडिशन के पेश नज़र बहुत सारी जगहों पर आपको छोटे छोटे तहलके नज़र आते हैं। मलिक रियाज ने पिछली 3 दहाइयों के अंदर हर शोबा है ज़िंदगी में, जिनको मैं कहता हूँ बहरिया टाउन टाउट्स की एक बाकायदा फ़ौज ज़फ़र मौज खड़ी की है। सहाफ़त हो, मईशत हो, जुडिशल सर्कल्स हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो अब बड़े पैमाने पर इंतज़ामी तौर पर भी सिस्टम को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने वाक़तन मलिक रियाज को पकड़ना है तो फिर आपको हर जगह से उनके टाउट्स जो बैठे हैं उनको हटाना होगा और एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी जो किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये एक बड़ा फ़ैसला होगा। पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज सिर्फ रियल एस्टेट के ज़ाविये से नहीं जाना जाता, वो अल-कादर ट्रस्ट का एक मरकज़ी किरदार है, जोड़ तोड़ का माहिर है। और फिर रियासत वक्त को जब नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया, उसने धमकी भी दी थी कि मेरे पास बड़े राज हैं, जब मैं राज खोलूँगा तो सब थरथरा जाएंगे। लेकिन इसके पेश नज़र इसके बावजूद ये फ़ैसला किया गया कि मलिक रियाज को हमने सख्त हाथ डालना। जब मैंने मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदगान से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जिससे मुराद ये है कि हमने बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इस बात से कतई नज़र कि मलिक रियाज के साथ मौजूदा हुकूमत के कितने लोग खड़े हैं या पिछली हुकूमत के कितने लोग खड़े थे या मुमकिन तौर पर वो क्या कर सकता है, हमने जब फैसला कर लिया है तो उसी सिमत हमने जाना है। तो वहाँ से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र नहीं आता। मलिक रियाज को पकड़ने की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। तो जुनैद अकबर ख़ान साहब से बात करने से पहले हम ज़रा इस मामले की छानबीन करना चाहते हैं। रिपोर्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, वेरी वेल रिपोर्टर्स हैं। सुहेल रशीद साहब, नुमाइंदा समा टीवी, इस मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। सुमेरा खान, नुमाइंदा समा टीवी, जो फॉरेन ऑफिस को कवर करती हैं, इसके अंदर यूएई की हुकूमत इन्वॉल्व है, सेंसिटिव मामलात इन्वॉल्व हैं। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हालिया दौर में कुछ गड़बड़ हुई वीज़ों के हवाले से, जिसमें हमें अपने आप को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। अब हिंदुस्तान के साथ जो मैच है दुबई में, उसके बारे में आपको ये भी खबर देता चलूँ कि ये तय हो चुका है कि जिसके पास टिकट होगा उसको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। ट्रॉफ़ी के बाद वीज़ा की वही पॉलिसी जारी रहेगी जो इससे पहले थी। तो यूएई को हैंडल करना एक काफ़ी सेंसिटिव काम है। तो दोनों का शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू सुहेल। ये जो खबर आई हमारे पास, जिसके अंदर हमने नैब के हवाले से सुना कि अब नैब रब्ता करेगा, ज़रा तस्हीह कर दें कि नैब आज ख़ुद क्या जाएगा, यूएई से रब्ता करेगा या वो किसी और इदारे के ज़रिए कानूनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए इस मामले को पुश करेगा? बताइएगा।
जी तलत साहब, इस मामले पर एक तो जो प्रोसीजर है गिवन है लॉ में, जो नैब के मुलजमान होते हैं, जो इश्तिहारी हो जाते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो स्पेसिफिक मलिक रियाज के हवाले से मामला है, इस पर भी मेरी नैब के वेल प्लेस सोर्सेज से बात हुई है। वो भी पहले बता देता हूँ कि नैब का ये कहना है कि चूँकि हम बाई लॉ खुद रब्ता किसी और स्टेट से नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना होता है। और उसके तहत एक जो कन्फर्म खबर है, अब तक नैब ने FIA को कह दिया है कि आप इस मामले को प्रोसीड करें। बाज़ाब्ता तौर पर FIA से रब्ता इस्टेब्लिश कर लिया है नैब ने और इस मामले को अब फॉलो किया जा रहा है। अब होगा क्या कि FIA इस पर रेड वारंट हासिल करेगा इंटीरियर मिनिस्ट्री से और उसके बाद इंटरपोल के साथ मिलकर इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और इसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी भी ज़ाहिर है हेल्प ली जाती है, फिर पाकिस्तानी सफारतखाना भी इन्वॉल्व होता है। माजी में एक एग्जाम्पल मौजूद है, तो कीर सादिक को पाकिस्तान लाने की UAE से बिल्कुल वही सारा चैनल शुरू किया जाएगा। फिर साथ नैब का ये भी कहना है कि जो मलिक रियाज का मामला था, जब ये इश्तिहारी हुए उसके बाद ही इसको फॉलो मुसलसल कर रहे थे, क्योंकि जब भी नैब के केस में कोई मुलजम इश्तिहारी हो जाता है और वो बैरून मुल्क मौजूद हो, ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वो मुल्क से फरार हो चुका है, तो उसके बाद उसका FIA के सुपुर्द ही मामला किया जाता है, रेड वारंट हासिल किया जाता है। पहले कोर्ट में कहा जाता है, कोर्ट उसके रेड वारंट का हुक्म दे देती है अगर खुद ना हो, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री उसका रेड वारंट इशू करेगी और थ्रू FIA ही इसको फॉलो किया जाता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि आज फंड भी चेंज हुई है और उस कमांड के बारे में भी हमें बताया जा रहा है कि तमाम जो इदारे हैं जो इसमें मुमकिना तौर पर जिनका किरदार हो सकता है उनको आपने अलाइनमेंट में रखना है, क्योंकि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने इब्तदाइये में कहा, वो बहुत असर और रसूख वाला है। हमारे साथ ही रहिएगा, ज़रा सुमेरा से पूछते हैं, फॉरेन ऑफिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा? ये एक कॉम्प्लेक्स केस है, इसके अंदर न सिर्फ फॉरेन ऑफिस है, इसके अंदर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, इसके अंदर UAE है। तो पहले हम ज़रा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से सुमेरा हमें बताइएगा। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है UAE के साथ और मौसर भी है और उसके ऊपर उसको काबिल अमल भी बनाया जा सकता है। माजी में जब केसेस ऐसे हुए तो कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं हुई? दूसरी तरफ से कोई तामुल का मुजाहरा तो नहीं किया गया? क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसके अंदर खुशकिस्मती से या उसको मुजरिमान की बदकिस्मती कहें कि UAE एक ऐसा मुल्क है जिसने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ हमेशा बहुत कोऑपरेट किया है। और अगर एक्स्ट्रेडिशन के प्रिंसिपल्स, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी है, प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी है और प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है। तो रेसिप्रोसिटी जो है वो पाकिस्तान और UAE के दरमियान हमेशा बहुत इफेक्टिव रही है, एप्लीकेबल रही है बहुत सारे केसेस में। तो प्रेसिडेंट्स मौजूद है। माजी में बहुत सारे केसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, इंटरनेशनल लॉ के अंडर पाकिस्तान डील करता रहा है। और अभी जो आने वाला वक्त है उसमें देखा जाएगा कि दफ्तर खारजा को क्यों। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान और UAE की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान और होम मिनिस्ट्री ऑफ UAE उन दोनों के दरमियान साइंड है। दोनों ममालिक के इंटीरियर मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं। तो ये इन दोनों मिनिस्ट्री बेसिक जो एक मोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो इंटीरियर मिनिस्ट्रीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, यानी होस्ट और द कंट्री हुज रिक्वेस्टिंग, इन दोनों के दरमियान होगा। हाँ, एक चीज़ जो जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आएगा वो ये देखा जाएगा कि डबल जेपर्डी या डबल क्रिमिनलिटी के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स अपील ना की जाए, क्योंकि ये 2 बेसिस ऐसी होती हैं कि जिसमें केस को कंफ्यूज किया जाता है। ख़ासतौर पे आपने जो यहाँ से एक और भाग कर गए थे पाकिस्तान से बाहर, जिनका मिलिट्री ट्रायल भी हुआ, FGCM फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, आदिल राजा का नाम जाना जाता है इस हवाले से। तो उनकी जब बात आई थी तो यही बात हुई थी कि UK की गवर्नमेंट ने उसमें से जो रखना डाला था वो ये कि डबल क्रिमिनलिटी है या डबल जेपर्डी है या नहीं, यानी वो क्राइम जो आपके यहाँ हुआ है वो हमारे मुल्क के क्राइम के मुताबिक अगर तो वो मेल खाता है तो हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्निकल हिचेस अगर नैब और FIA निकाल देते हैं तो देन इट्स अ स्मूथ सेलिंग फॉर पाकिस्तान टू एक्स्ट्राडाइट मलिक रियाज। अच्छा, जरा सोहेल इसके ऊपर वापस आइएगा। जब मैंने इब्तिदाइये में जिक्र किया कि हमने मलिक रियाज के माजी के बारे में बात की और जब अपने ज़राए से हमने इसका तज़किरा किया कि क्या ये एलामिया जो है वन ऑफ एलामिया है, इसके बाद इसका फॉलो अप नहीं होगा, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से बताया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है, 2 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सॉफ्ट स्टेट के तौर पर मुतारफ़ होता है दुनिया भर में, जिसके बॉर्डर्स के ऊपर मसाइल होते हैं, जिसके अंदर से माफियाज ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि कानून के हवाले से और माफियाज के हवाले से हार्ड स्टेट बने। तो हमने किसी किस्म की सियासत में नहीं पड़ना
हमने एक स्ट्रेटजिक डिसीजन लिया है। अब आइए, जब ये एलामिया आया तो उसके बाद सियासतदानों की तरफ से तो नीम कब्रिस्तान वाली खामोशी थी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र नहीं है। तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो जो होता है जी, कितना बड़ा शख्स जो है जिसके साथ हमारा ताल्लुक वास्ता रहा था, वो फंदे में मुमकिन तौर पर आएगा, दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस चलेगा इंतज़ामी तौर पर, कम से कम खबरें अभी तक तो यही हैं। जी, ये प्रोसेस चलता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सियासतदान स्टेटमेंट ना भी दें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है रेलिवेंट, वो अगर इसको फॉलो करना शुरू कर दे तो फिर वो मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ जाता है मामला। और मैं अगेन एग्जांपल कोट करूंगा, नैब के ही मुलजम थे तौकीर सादिक, और यूएई जगह थी जहां पर वो गए हुए थे, और वहां से लेके आ गया था नैब पाकिस्तान में, और उनका ट्रायल हुआ था। तो जब इफेक्टिवली एफर्ट की जाती है तो उसके रिजल्ट होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड वो एफर्ट्स हमेशा से रही हैं नैब के मामले में, यूएई की हद तक। तो अब भी नैब का जो जितने भी हमारी उनके सोर्सेज से भी बात होती है, वो इस मामले को लेकर बहुत सीरियस हैं, क्योंकि मामला सिर्फ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नहीं है। कई और केसेस हैं जो इस वक्त पेंडिंग है, इंक्वायरीज जारी हैं। मरी में न्यू बैरिया टाउन का केस है, इस तरह सिंध में जो ज़मीनों का मामला है उसके ऊपर ये सेकंड रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हुए हैं, और उसमें इन चैम्बर एतराज़ात थे रजिस्ट्रार के, उसके खिलाफ इन चैम्बर इनकी पहली समाअत के बाद फैसला ये किया गया कि ओपन कोर्ट में यह मामला सुना जाएगा। लिहाजा मलिक रियाज का मामला अब काफ़ी डिस्कस होने वाला है आने दिनों में सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी, और वहाँ से भी फर्दर ऑब्जर्वेशन भी आ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में शुरू में सुप्रीम कोर्ट को भी यूज़ किया गया या सुप्रीम कोर्ट खुद इस्तेमाल हुई, लेकिन यह रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पहले एक अकाउंट खोलकर उसी में रकूम सारी ली जाती रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस पर कोई फर्दर ऑर्डर भी कर सकती है, जिससे इनकी मुश्किलात में मज़ीद हो सकता है। और सिंध की हद तक वाला जो मामला है उसमें पेमेंट अभी तक भी पूरी तरह नहीं हुई, और उस वक्त चूँकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी साथ इन्वॉल्व थी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये मामला बेसिकली 2 पार्टीज़ का ही था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया था, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा था। इसलिए कुछ सियासतदानों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है, सिटिंग गवर्नमेंट के लिए भी। इसलिए शायद बहुत ज़्यादा इस पर स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है और उसमें बहुत से मामलात उनको भी देखने होते हैं, असासियत है उनके भी जुड़ी हुई। लेकिन नैब की हद तक ये कंफर्म खबर है कि वो इसको फॉलो करेंगे, और वो हर हद तक जाएंगे, और इसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होगा कि उसको फैसिलिटेशन का रोल है। अगर नहीं करेगी तो कोर्ट से ऑर्डर्स भी ले लिए जा सकते हैं कि ये प्रोसेस हमारा रुका हुआ है, गवर्नमेंट को अब डायरेक्शन दे ताकि इस पर इशू, क्योंकि सोहेल इसके ऊपर इश्तिहार तो अखबार में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो नैब के एलामिया का एक फॉलोअप जो है वो इश्तिहार की सूरत में है। उसका मतन रफली वही था जो एलामिया के अंदर है, कि वार्निंग दी गई थी और बताया गया था कि ये शख्स जो है उसका कारोबार जो है वो किस किस्म का है। ज़रा सुमैरा उसके ऊपर वापस आइएगा। अमूमन हमने देखा है कि आपने डबल जेपरिटी का जिक्र किया, जिससे मुराद ये है कि आपको एक ही जुर्म के अंदर 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती, आप 2 मरतबा पकड़ नहीं हो सकती। लेकिन जो सोहेल ने मालूमात शेयर की हैं वो यही है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी मौजूद हैं। तो अगर एक केस में वो मतलूब हैं और उसमें तो उस हवाले से उनकी एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है, भले दूसरे में उनको सज़ा हो सके। जो फॉरेन ऑफिस जो है वो तो ज़ाहिर इंतज़ार करेगा कि नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, FIA अपना काम मुकम्मल करे, और उसके बाद जो फाइनल आप समझे पाइपलाइन है जिससे चीज़ें गुजरनी हैं वो फॉरेन ऑफिस के जरिए जा सकती हैं। लेकिन FIA और नैब बराह रास्त भी तो कर सकते हैं। नैब बजरिया FIA, वो बराह रास्त भी तो रब्ता हो सकता है बजरिया इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़। जी ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने इसीलिए उसकी एक वजाहत देने की कोशिश की थी कि बहुत से जहनों में यह है कि दफ्तर ख़ारजा शायद इस पर लीड लेगा। इसमें लीड इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। दफ्तर ख़ारजा को यहाँ हम पोस्ट ऑफिस का दर्जा ज़रूर दे सकते हैं कि वो डॉजियर शेयर होगा उनके साथ, जो मलिक रियाज के उनकी चार्जशीट बनाई जाएगी, उनके सारे सबूत होंगे उसमें, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवरी यहाँ से उनको की जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक डेडिकेटेड जो कंसर्न डेस्क होता है हमारे दफ्तर ख़ारजा के अंदर स्पेसिफिक रीजन के हवाले से, एशिया डेस्क है, अमेरिका डेस्क है, इसी तरह मिडल ईस्ट डेस्क है, तो वो डेस्क की लीड दफ्तर ख़ारजा की तरफ से उसमें होगी। तो तमाम तर जो तरसीलात होंगी इसमें दस्तावेज़ात की, वो बजरिया दफ्तर ख़ारजा उसमें होगा, और फोकल पर्सन एक ज़रूर उनका होगा जो कि वज़ीर ख़ारजा को इस हवाले से आगाह रखेंगे, सेक्रेटरी ख़ारजा को आगाह रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है दफ्तर ख़ारजा में भी इस हवाले से सवालात होंगे। वो चाहे जितना भी इसको एक पिंग पोंग गेम खेलें कि आप इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछें, मगर बहरहाल सहाफ़ी इनको हफ्तावार ब्रीफिंग्स में दफ्तर ख़ारजा से भी पूछेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब इनके UK के होम ऑफिशियल्स की जानिब से इनके वीज़ाज़ रिवोक किए गए थे, अली रियाज के भी और मलिक रियाज के भी, तब भी दफ्तर ख़ारजा का उसमें एक रोल था। मगर यहाँ पे एक चीज़ जो आपने डबल जेपर्डी की पूछी, अगर तो वो टेक्निकल हिच आती भी है डबल जेपर्डी की या डबल क्रिमिनलिटी की, तो उसके अंदर डिप्लोमेटिक काइंडनेस का कार्ड यूज़ किया जा सकता है बजरिया दफ्तर ख़ारजा। वहाँ पर हमारे
हमारी दफ्तर खारजा का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि फिर डिप्लोमेटिकली एक मुल्क दूसरे मुल्क से जिससे उसके रवाबित बहुत अच्छे हों वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है। इसको डिप्लोमेटिक काइंडनेस का टाइटल है इसी सारी क्लॉज के अंदर। जब हम एक्स्ट्राडिशन की बात करते हैं तो वो दस्तावेजात में मौजूद भी है, आप उसको बल्कि पढ़ भी सकते हैं। उसका कार्ड मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी इसमें एक सेंस काम करती है, शायद वो कार्ड आखिर के लिए रखा जाएगा कि अगर कोई टेक्निकल चीज़ें आती हैं इसमें तो फिर बायलेटरल ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाए। सुहेल, ज़ाहिर है हमने देखा है कि शवाहिद का होना ही काफ़ी नहीं है, मुल्ज़िम का होना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद निज़ाम ने अपना काम करना होता है और बहुत सारे दूसरे मुकदमात जिनके ऊपर हम आपकी और आप जैसे दूसरे जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनके तज़किये सुनते रहते हैं और प्रोग्राम में दावत देते रहते हैं उनको। हमने यही देखा है कि तमाम काम होने के बावजूद आखिर में निज़ाम का इम्तिहान हो जाता है। अच्छा, यही निज़ाम है जिसने मलिक रियाज को बीच ट्रायल बाहर जाने की इजाज़त दे दी, और अब जब हम वो जो खुफिया दस्तावेज़ सामने आई है उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, उसके अंदर हमने देखा है कि कितनी मरतबा इमरान खान के दौर में ECL से उनका नाम हटाया गया और उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई, फिर ट्रायल के दौरान उनको बाहर निकाला गया। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर एक बड़ा मुकदमा बन सकती हैं, और उसके साथ उनका ये कहना और PTI के ज़ोमा का ये कहना कि जी आने दें उनको और उनको बात करने दें, तो सब जो है इस हमाम के अंदर एक ही कैफियत में होंगे। ये तो एक बहुत बड़ा केस होगा ये। जी बिल्कुल, ये बड़ा केस होगा, और PTI शायद इसलिए भी कह रही है कि PTI का एक स्टांस रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में जो की अक्यूज़ होता है, मेन अक्यूज़, वो मलिक रियाज को बनाया जाना चाहिए था, ना कि बानी PTI को। उनका ये मौक़िफ़ रहा है, तो वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि शायद आए तो ट्रायल रिमांड बैक हो जाए और दोबारा से ट्रायल हो और ये सज़ा भी ख़त्म हो सकती है। एक इसका एंगल ये भी है, उनको शायद इससे ये भी उम्मीद कुछ ना कुछ किसी सतह पर होगी। लेकिन ये जो सिस्टम की आपने बात की, जो जाने दिया गया बाहर इनको, PTI दौर में इनका वन टाइम परमिशन दिया जाता था कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते थे ECL में नाम होते हुए। मौजूदा गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने इंक्वायरी में शामिल हो चुके थे। एक बार वो नायब रावलपिंडी के सामने, अगरचे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी कि जिस दिन नायब ने बुलाया उस दिन नहीं आए थे, बाद में एक दिन आए और पेश हुए वो नैब के सामने। उसके बाद वो मुल्क से बाहर ट्रैवल करके चले गए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अमूमन नैब को मैं कवर कर रहा हूँ, जब भी देखा है नैब की अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी, कंप्लेंट, वेरिफिकेशन के बाद मार्क हो जाती है तो दो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। एक तो बता दिया जाता है कि ये बंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, दूसरा उसके अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर एक चेक लग जाता है, काइंड ऑफ फ्रीज हो जाते हैं कि इसमें कोई फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, कि अगर आपने ये एसेट्स हैं या इसके पास कोई रकूम है तो वो मुंतकिल ना कहीं कर दे। ये दो चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर इंक्वायरी के चलते हुए पेशी भुगत चुके हैं, उसके बाद एक दिन पता चला कि अब मलिक रियाज मफरूर हैं। तो ये एक बड़ा सवाल तो ज़रूर था कि ये क्यों हुआ, इसमें क्या नैब और उसमें सारी चीज़ें, क्या किसी जगह पे कोई लैब्स था, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है साथ साथ देखी जाएंगी उनको वापस लाने के साथ कि ये ऐसा आखिर हुआ क्यों था कि इतने अहम केस में एक बंदा जो मतलूब है उसको बाहर जाने दिया गया और उस पर ट्रस्ट किया गया कि वो वापस आ जाएगा इंक्वायरी का सामना करने के लिए, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। तो ये सिस्टम अब ज़ाहिर है कोई ना कोई लैप्सेस थे, इनको कवर करते हुए उनकी वापसी का अमल जो है वो यकीनी बनाया जा सकेगा। और फिर उनको वापस ला के करना क्या है, दूसरा बड़ा सवाल होगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फिलहाल एज ऑफ नाउ ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, अपील हाई कोर्ट के सामने है। इस केस की हद तक वो सिर्फ इसी सूरत में इफेक्टिव हो सकते हैं कि सारा ट्रायल रिमांड बैक हो, फिर उनके साथ मिला के दोबारा ट्रायल ये हम देखेंगे कि जब उनके लाने का अमल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आखिर में 40 सेकंड सुमेरा, आपने सफारती मेहरबानी का जिक्र किया, लेकिन इसके अंदर सफारती हसासियत भी है। दुबई नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे मामले में उलझे जिसके अंदर कोई बड़ा मुजरम इन्वॉल्व है। इट इज़ नॉट गुड PR फॉर देम। और हमें पता है कि ये गल्फ़ के ममालिक जो हैं आजकल के दौर में अपनी मार्केटिंग के बारे में कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। वो अपना एक मॉडर्न फेस, जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, जहाँ पे ज़िंदगी खुशगवार है, अब बीच में से एक गंदी मछली को पकड़ना, फिर उसको पाकिस्तान लेके आना, फिर UAE का नाम बीच में आना, ये सेंसिटिविटी भी तो है बीच में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा एंगल अगर हम देखें तो शायद वो इसको इंटरनेशनल जस्टिस इम्प्लीमेंटेशन का नाम भी दे सकते हैं कि गो के हम वी आर एन ओपन डोर, वी आर हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी फॉर इन्वेस्टर्स एंड एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन हमने उसके अंदर एक ब्लैक बिजनेस को या ब्लैक मनी को वो भी हमने क्योंकि ब्लॉक करना है, तो इसलिए हम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को स्टेक पर नहीं रख सकते उसके लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है बीइंग अ वेरी केयरफुल प्लेयर, आपने
जैसे बात की, बिल्कुल इसका इम्कान मौजूद है, इसीलिए मैंने डिप्लोमेटिक काइंडनेस का जिक्र कर दिया, क्योंकि ये कार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। मगर अभी के लिए यूएई गवर्नमेंट सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट्स को देखेगी कि पाकिस्तान एज अ प्ली कंट्री वो लेकर क्या आता है टेबल पे, एविडेंस क्या आता है।